एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी हम बाद में करेंगे, या आंसर राइटिंग हम सीखना बाद में सीखेंगे जब हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। नाउ दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए, राइट? क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन लेके चलते हैं जहां पे तुक्के से ही निकल गया, या फिर आपका जो है एग्जाम अच्छा हो गया प्रीलिम्स का, तो उसके बाद आपके पास बहुत कम टाइम मिलता है और उस कम टाइम में आपको पूरा सिलेबस और साथ में अगर आपने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले नहीं करी होती है तो वो भी करनी पड़ती है बहुत लिमिटेड टाइम में। तो इसलिए कि आप वन गो में ही जज बन जाएं, एक कुर्सी अपने सिक्योर कर लें सरकारी, उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस भी आपको एवरी डे करनी चाहिए अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के दौरान, राइट? इसको पार्ट एंड पार्सल बना लेना है अपना। नाउ आंसर राइटिंग कैसे करनी है? मैम हमें आता तो सब कुछ है, वी नो अबाउट द टॉपिक वेरी वेल, बट वी डू नॉट नो हाउ टू राइट इट, हाउ टू ड्राफ्ट इट, कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाए। अब कॉलेज के सेमेस्टर्स में क्या होता है कि भाई 5 क्वेश्चन आए मान लो एक सब्जेक्ट के, और 5 क्वेश्चन में एक सेट फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन, और जो मन आ रहे हैं वो केस के नाम बना के लिख दे रहे हैं, जितना मन आ रहे हैं उतना लंबा आंसर लिख दे रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट देन व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यू नीड टू थिंक एवरी डैम थिंग। वर्ड लिमिट कितना कि क्वेश्चन आप में उसमें कितना आंसर लिख सकते हो, कितना कंटेंट लिख सकते हो, साथ में कितने टाइम में आप उसको कंक्लूड करना है आपको, और वेरी इंपॉर्टेंट हिटिंग दी बुलजाई, कि जो पूछा गया है आपसे वही लिखो। सेमेस्टरों में तो पूछा कुछ है, लिखना शुरू किया ए से लेके पूरा जेड तक, जितना पढ़कर गए हैं हम सब लिख कर आएंगे अपने सेमेस्टर के पेपर में, बट ऐसा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं करना होता। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपने मेंस की आंसर राइटिंग करनी चाहिए और रोज करनी चाहिए, राइट? कैसे करनी चाहिए तो आई विल बी टेलिंग यू, बट देन द बॉल विल बी इन योर कोर्ट कि आपको वो रोज फॉलो करना है रिगरसली, ताकि आप एक फ्लो में, एक स्मूथ गो में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि स्टडी IQ जुडिशरी प्रोवाइड करता है आपको जुडिशरी के कोर्सेज, और यहाँ पे जुडिशरी के कोर्सेज आपको मिल रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस में। तो महापैक जिसपे हमने कवर अप किया है 16 स्टेट्स के लोकल एक्ट्स, मेजर लॉज, माइनर लॉज, जजमेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी गई हैं इस महापैक में इन जस्ट ₹11,999। एंड इन केस आपको स्टेट स्पेसिफिक कोर्स लेना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट को आप टारगेट करना चाहते हो, आप मल्टीपल स्टेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारा स्टेट स्पेसिफिक कोर्स ले सकते हैं सिर्फ 9,999 रुपए में। और ये कोर्सेज आपको इस प्राइस पे तब मिलेंगे जब आप यूज करेंगे प्रोमो कोड SHR। तो मेरे नाम के फर्स्ट 3 लेटर्स वो यूज करके आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट जब आप ये कोर्स परचेज करेंगे तो। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी नेक्स्ट सेशंस को लेकर, PPTs मिल जाएंगी सेशन की, जो इंपॉर्टेंट सेशंस की PPTs हैं, और साथ में कोई भी डाउट हो आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कोर्स या फिर सेशन, तो यू कैन रीच मी आउट ऑन बोथ दी सोशल मीडिया हैंडल्स। तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से, और आप मुझसे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक थिंग दैट इज कि कैसे करनी चाहिए आंसर राइटिंग। नाउ इन दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्ट आई वुड से कि जो आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर है, अगर हम जर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो जर्नल स्ट्रक्चर क्या है उसका, सिंपल सा जो हम फॉलो करते हैं अपने सेमेस्टर में भी, बट फर्क है। सबसे पहले सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं आंसर राइटिंग का, दैट इज पहला पॉइंट क्या होगा, इंट्रोडक्शन, इंट्रो, राइट? दूसरा the main body, and third the conclusion, right? Now ये 3 चीजें होती हैं आपको आंसर में लिखनी। अब इन 3 चीजों में क्या लिखना है उससे पहले एक बार नेचर ऑफ क्वेश्चन समझना भी इंपॉर्टेंट है बिफोर वी स्टेप इनटू कि कैसे आंसर लिखते हैं। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कुछ एग्जामिनेशन में, कुछ स्टेट में
आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो थ्योरेटिकल नेचर के होते हैं, कुछ स्टेट्स में एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको क्रिटिकली एनालाइज करना होता है या फिर आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, उस पर आपको आंसर लिखना होता है। नाउ जो भी स्टेट्स को आप टारगेट कर रहे हो उस हिसाब से, और कैसे पता चलेगा कि किस स्टेट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, PYQ से एनालाइज कर सकते हो। तो डिफरेंट नेचर्स होते हैं क्वेश्चन के, जैसे हो गया आपका डेफिनेशन बेस्ड, शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डिस्टिंक्शन बेस्ड, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, थेफ्ट और रॉबरी में क्या डिफरेंस है, या फिर आपका कंटिजेंट और वेस्टेड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे डिफरेंस के बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोचेस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब जहां पे आपको सिचुएशन दे दी, ए ने बी को मारा एंड इस तरीके से आपको एक इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये सिचुएशन है, उसको आपको आंसर करना है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। एंड लास्टली क्रिटिकली एग्जामिन, कि कोई स्टेटमेंट दे दी और आपसे कहा गया इसको क्रिटिकली एग्जामिन करें। नाउ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हम इस तरीके को आपको एड्रेस कैसे करना है, तो सबसे पहले जो ये बेसिक जनरल स्ट्रक्चर है इसको हम फॉलो करेंगे। अब जब भी हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको एक पूरे पेज का इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको बस अपना इंट्रोडक्शन 5 to 6 लाइन्स में सम अप करना है। 5 to 6 लाइन्स आर सफिशिएंट। नाउ इंट्रोडक्शन में लिखा क्या जाएगा, सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि व्हाट डू यू मीन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है सपोज, इसमें आपसे पूछा गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप उसमें इंट्रो क्या दोगे। उसमें इंट्रो आप दे सकते हो कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है, बट उसका जो डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से पूरे टॉपिक को, टर्म को कवर अप नहीं करती, इसलिए हम जर्नल क्लॉजेस एक्ट की हेल्प लेते हैं, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की हेल्प लेते हैं, एंड देन वी डिफाइन कि भाई आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, नाउ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपसे क्वेश्चन आया, थोड़ा सा आपने 5-6 लाइन में इंट्रो थ्रो कर दिया, एक बैकड्रॉप दे दिया टॉपिक का, राइट। नाउ मेन बॉडी में जब आप आओगे तो आप ये लिख सकते हो कि भाई सेक्शन 3 में बता रखा है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और वहां पे बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक्सक्लूड करते हैं स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये एक्सक्लूड कर रखा है, और थिंग्स अटैच टू अर्थ, लैंड, और वो सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देनी है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है अगर तो थोड़ा सा बैकड्रॉप इंट्रोडक्शन में 5-6 लाइन का, उसके बाद मेन बॉडी में जो एग्जैक्ट टॉपिक आपसे पूछा गया है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, तो आप उसमें सेक्शन 3 से लेके स्टार्ट करोगे, और वो सारे पॉइंट्स की लैंड आपका आता है, उसमें इंक्लूड होता है, थिंग्स अटैच टू लैंड आता है, थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ आता है, थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ विच आर सो अटैच टू द थिंग्स एम्बेडेड, राइट, और ये सारी चीजें आप उसमें एक्सप्लेन कर दोगे विद द एग्जाम्पल्स। अब यहाँ मेन बॉडी में जो बेसिक सेक्शन नंबर आएगा सबसे पहले तो, राइट, क्या आएगा, सेक्शन नंबर आएगा कि कौन से सेक्शन में वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका डिफाइन कर रखा है। इसके साथ आप क्या लिख सकते हो, केस लॉज, जो भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस क्लॉज है वो आप लिखोगे। साथ में आपसे मेन बॉडी में क्या लिखने को एक्सपेक्ट किया जाएगा, इलस्ट्रेशंस आप दे सकते हो यहाँ पे, राइट। तो मेन बॉडी में कुछ आपकी ये सारी चीजें लिखी जाएंगी, सेक्शन नंबर, केस लॉज और इलस्ट्रेशन, राइट। अब अगर मान लो आपसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वेदर ए किल्ड बी सिचुएशन देकर, तो वहां पे डायरेक्टली आपको थोड़ा सा इंट्रो देकर आपको आंसर करना है डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि आंसर आपने उस पर्टिकुलर चीज के रिस्पेक्ट में कल्पेबल होमिसाइड को पूरा डिफाइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, और बीच में कहीं लिख दिया कि ये है या नहीं है, येस और नो। तो येस और नो आपको पहले लिखना है, और उसकी प्रॉब्लम को आंसर आपको पहले करना है, और उसके बाद रेलेवेंट प्रोविजन से उसको एक्सप्लेन करके जाना है। उसमें आपको इलस्ट्रेशंस और केस लॉज भी मेंशन करने हैं, और लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख देना है, राइट। नाउ तो ये आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी होती है व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर। तो एक सिनॉप्सिस बनाने की बहुत जरूरत होती है अपने एग्जामिनेशन में, कि जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो पता है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है, या आपसे पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिजेंट इंटरेस्ट या व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, तो आपको डायरेक्ट प्रोविजन लिखने हैं, थोड़ा सा बैकड्रॉप देना है इंट्रोडक्शन में, फिर मेन सारी बातें, सेक्शन नंबर, केस लॉ और इलस्ट्रेशन लिख के लास्ट में कंक्लूड कर देना है, 2-4 लाइन में कंक्लूजन कर देना है। नाउ ये सारी चीजें आपको एक सिंगल पेन यूज करके करनी है, डबल पेन वगैरह यूज नहीं करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी एग्जामिनेशन में साइन बना के नहीं आना है, ना तो एग्जामिनेशन में इस तरीके का कोई साइन बनाना है, ना ही आपको इस तरीके से कुछ भी लिखना है, कुछ रिलीजियस टर्म्स आप नहीं लिख सकते, या फिर आप कुछ भी श्री गणेशाय नमः टाइप्स करके आप इस तरीके से कुछ भी एग्जाम में
नहीं लिखना होता है। अगर आप लिखते हो तो आपका मेंस का पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एमपीसीजे में अक्सर हम देखते हैं एक अलग से लिस्ट आती है जहां पे उन बच्चों के नाम होते हैं जिनका पेपर डिस्क्वालीफाई हो गया है बिकॉज ऑफ द रीजन दैट दे हैव डन समथिंग लाइक दिस, या फिर जजमेंट राइटिंग के पेपर में उन्होंने नाम ही लिख दिया पार्टीज की जगह, राइट। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ना ही कुछ करना होता है। सिंपल एक नॉर्मल हैंड राइटिंग में आपको एक ही पेन से आंसर अटेम्प्ट करने होते हैं सारे। Now, few people says that you can write introduction as a heading, but I always say that it is presumed कि आपका पहला दो चार लाइन या पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन ही होगा, तो आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं डालो तो भी चलेगा। एक मैच्योर आंसर लिखना आना चाहिए कि लगे भी जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी को कि हाँ द कैंडिडेट इज मैच्योर इनफ टू राइट एन आंसर, टू राइट एन गुड आंसर। तो आपको इंट्रोडक्शन करके वैसे हम लोग जब कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में लिखते थे आंसर्स, वैसे नहीं लिखना है। आप सिंपल से पहला पैराग्राफ लिख दो, समझ में आएगा कि आपका ये इंट्रोडक्शन से डील कर रहा है। बीच वाला पैराग्राफ समझ में आएगा कि आप एग्जैक्टली आंसर कर रहे हो क्वेश्चन को, और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख देते हो तो इट इज अंडरस्टूड कि आपका ये इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन है। नाउ क्वेश्चन का नेचर समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि डिस्टिंक्शन वाले क्वेश्चंस में कैसे आंसर करना है, तो टेबुलर फॉर्म अगेन थोड़ा मैच्योर नहीं लगता है, तो टेबुलर फॉर्म में अवॉइड करो, पॉइंटर्स में लिखने की कोशिश करो। पहला पॉइंट लिखा है एंड वेयर एज इन दिस सेक्शन दिस हैपेंस, तो आप पॉइंटर्स में अपने डिफरेंसेस को लिखना की कोशिश करो, मतलब टेबुलर फॉर्म को अवॉइड करो, राइट। तो उससे आपको ईजी रहता है। अपने नोट्स में जब आप तैयारी कर रहे हो तो अपने नोट्स में टेबुलर फॉर्म में बना लो, याद करने के लिए ईजी रहता है इधर याद करना। बट जब एग्जाम में अटेम्प्ट करो तो पॉइंटर्स में अटेम्प्ट करके आओ, जो ये आपके डिस्टिंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें, थेफ्ट और रॉबरी में क्या डिफरेंस है, या फिर एक्सटॉर्शन में या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है, मतलब इस तरीके से जो भी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं आपसे, तो उसमें आप पॉइंटर्स में लिखने की कोशिश करो, राइट। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे आपको अपने एग्जामिनेशन, ये जो मेंस आंसर राइटिंग है, इस एग्जामिनेशन की तैयारी प्रिपरेशन के दौरान कैसे करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं हम एविडेंस का, ठीक है, एविडेंस का। नाउ एविडेंस एक्ट अगर आप मान लो पढ़ रहे हो तो मेक इट अ पॉइंट कि सबसे पहले जिस भी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एमपीसीजे को आप टारगेट कर रहे हो या फिर आरजेएस को कर रहे हो, ठीक है। अब इन स्टेट्स में जनरली छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपीसीजे, इन सब में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। हरियाणा, डीजीएस, प्रैक्टिकल अप्रोच से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपी, बिहार थोड़ा मिक्स रहता है, बट थ्योरेटिकल उसमें भी ज्यादा प्रिवेल करता है, ज्यादा क्वेश्चंस उसमें थ्योरेटिकल नेचर के ही आपसे पूछे जाते हैं, राइट। नाउ अगर आप इन स्टेट्स को टारगेट कर रहे हो जिसकी अप्रोच थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछने की ज्यादा है, महाराष्ट्र में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपसे, राइट। तो सबसे पहले तो टारगेट कर लो कि आपका स्टेट किसको आप टारगेट कर रहे हो। आपने टारगेट कर लिया, इन स्टेट्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ भाई, आरजेएस और एमपीसीजे, दो स्टेट को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अब इनके पीवाईक्यूज देख के एनालाइज कर लो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, थ्योरेटिकल आ रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद योर एविडेंस एक्ट, अब आपने पढ़ना शुरू किया एविडेंस एक्ट से। अब जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ ना, तो आप देखो कि यार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 6 रेजिस्टाई, उस पे नोट्स बनाओ, ठीक है। उस पे नोट्स बनाओगे पढ़ने के लिए। नोट्स बनाने के बाद जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आई वुड से कि अभी वीडियो देख के एग्री भी कर रहे होंगे, हाँ हमने पढ़ तो सब लिया है बट हम प्रैक्टिस नहीं करते लिखने की। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जब एग्जाम में पहली बार लिखने जाओगे ना मेंस में, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे। टाइम कम पड़ेगा क्योंकि अगेन आपने तो प्रैक्टिस करी नहीं लिखने की, तो टाइम वहां पे डेफिनेटली कम पड़ने वाला है आपको आइडिया नहीं होगा कि किस तरीके से इस टाइम में इस टॉपिक में मुझे कितना लिखना है। तो पहले आप पढ़ लो, नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद मेक इट अ हैबिट कि प्रैक्टिस करो, रोज एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो किसी भी सब्जेक्ट से। तो जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते जाओ, पीवाईक्यू से उठाओ, क्वेश्चन उठाओ और लिखने की क्वेश्चन ड्राफ्ट करो, दिमाग को एक्टिव करो, उसको उस मेंटल एक्सरसाइज में डालो जहां पे वो ये सोच सकता है कि भाई इसका इंट्रो ये होगा, इसमें ऐसे तरीके से आंसर करना है, और कंक्लूड करके अपने आंसर को फिनिश करो विद इन योर 30-35 मिनट्स कि भाई मैं एक आंसर लिखूंगा 30-35 मिनट्स में। पहले इनिशियली प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपने पढ़ा है क्या आप वो रिटेन कर पा रहे हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये रिटेंशन कि कैसे मुझे याद रहेगा, मैं कैसे आंसर राइटिंग की फॉर्मेशन करूंगा, वो सब आपको हेल्प करेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। द प्रॉब्लम लाइज विद द स्टूडेंट्स आर कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ तो सब लेते हैं, सबसे बेसिक कंसेप्ट अगर मैं पूछूं डाइन डिक्लेरेशन का क्या है, सब बता देंगे डाइन डिक्लेरेशन क्या है,
बट अगर डाइंग डिक्लेरेशन पे लिखने को आ जाए या उसकी एविडेंशियरी वैल्यू पूछ ली जाए तो फिर आप नहीं लिख पाओगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा मेंस आंसर राइटिंग लिखोगे। प्रैक्टिस पहले से रहेगी तो जैसे एग्जाम आएगा यू विल बी लाइक बूम, यू विल बी लाइक बस अब तो मैं आराम से लिख सकता हूँ, आई नीड टू रिवाइज इट, आई नीड टू राइट इट। तो जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा होगा। प्रिपरेशन के साथ कैसे करनी है अपने, जैसे मान लो प्रीलिम्स का पेपर है आपका आने वाला है, तो प्रीलिम्स का पेपर आने वाला है उससे 10 दिन पहले तो प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ो, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट पढ़ के सारे सब्जेक्ट्स पढ़कर उसके नोट्स बनाकर एक हैबिट डालो ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि आप एक आंसर रोज लिखो ही लिखो। और कैसे होगा वो, टॉपिक्स एनालाइज कर लो, लिस्ट डाउन द टॉपिक्स। ठीक है, आप इंडियन एविडेंस एक्ट की एक लिस्ट बना लो कि लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं ये, ठीक है, टॉपिक्स की एक लिस्ट। अब इस टॉपिक्स की लिस्ट कैसे देखोगे, पीवाई किसको एनालाइज करके, ऑब्वियसली पहली बात। दूसरी बात कि आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आएंगे, कितने निकल के आ जाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट से, मान लो 60 टॉपिक्स आप निकाल लेते हो, तो बहुत ज्यादा बता दिए मैंने, बट देन ऑल्सो बहुत हद से आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके चलो। रेजिस्टाई हो गया, प्रिजम्पशंस हो गए आपके, इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन क्लॉज से फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन हो गई, राइट, ये सारी चीजें हो गई। या फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ तो टीआईपी हो गया आपका, प्ली ऑफ एलिबी हो गया, देन योर सेक्शन 10 इज इंपॉर्टेंट, राइट, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में। एंड देन सेक्शन 8 इज इंपॉर्टेंट, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है, वो मोटिव प्रिपरेशन एंड कंडक्ट वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उस पे आपसे पूछे जाते हैं। उसके साथ आपको इलस्ट्रेशंस भी पढ़ने हैं, वो तो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे, तो वही जो इलस्ट्रेशन आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे वो आपको ध्यान रहेंगे और वो आप एग्जाम में अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। देन मूविंग अहेड, एडमिशंस इंपॉर्टेंट है, कन्फेशंस इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, अपने आप ही आपको दिखते चले जाएंगे। क्रिमिनल का कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट, वो वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ इंपॉर्टेंट है आपका, राइट। देन सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, बेस्ट एविडेंस रूल, ये सारे एविडेंसेस के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बेस्ट एविडेंस रूल जिसको हम कहते हैं, वो उसके सारे टॉपिक्स हो गए। ओरल एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन 91, 92 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूजन वाला पार्ट, राइट। बर्डन ऑफ प्रूफ इंपॉर्टेंट है। देन अकम्प्लिस इज इंपॉर्टेंट। देन विटनेस, टेस्टिफाई कौन करता है, वो इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप डाउन द लाइन 30 टॉपिक्स आप आराम से निकाल लो, उस 30 टॉपिक्स पे आप नोट्स बना लो और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो मेंस के, कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टाइम में मुझे इतने वर्ड्स में ये कंप्लीट करना है। That gonna help you ultimately. Otherwise अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप चाहे कितनी भी नॉलेज अपने दिमाग में रखो, आप जॉट डाउन नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन में, आप उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जामिनेशन में, टाइम कम पड़ जाएगा, यू विल बी लैकिंग, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू से एनालाइज करके आप अपने जब नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद भी हर दिन एक हैबिट बनाओ कि भाई आपको इस टॉपिक पे आंसर राइटिंग करके देखनी है, राइट। तो चाहे सिर्फ एविडेंस की बात नहीं, सारे सब्जेक्ट में एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है मेंस में, पीवाईक्यू उसको देखकर ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यही मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आएंगे, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट आपका कवर अप हो जाएगा। इस तरीके से तब आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर आप रोज रोज प्रैक्टिस करो। मैं कह रही हूँ गलती लिखो कोई बात नहीं, बट लिखो तो एटलीस्ट, लिखने की तो कोशिश करो, क्योंकि बच्चे लिखते भी नहीं है। नाउ बिफोर राइटिंग एन एग्जाम इन द आंसर इन द एग्जामिनेशन, यू नीड टू मेक अ सिनॉप्सिस इन योर माइंड, स्पेशली उन क्वेश्चंस में जो प्रैक्टिकल अप्रोच के होते हैं। सिनॉप्सिस कैसे, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन आया कि कोई रेसिड्यू डिकाटा का क्वेश्चन आ गया भाई कि हाँ आपको पता है क्वेश्चन पढ़ के कि भाई रेसिड्यू डिकाटा का है, अब ये डायरेक्ट रेसिड्यू डिकाटा का है, कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू डिकाटा, कैसे आप फॉर्मेशन करोगे, तो उसके लिए आपको सिनॉप्सिस बनाने पड़ेंगे कि पहले मैं इसमें लिखूंगा, दूसरा ये पॉइंट लिखूंगा, तीसरा पॉइंट, एक ड्राफ्ट बना लो, एक पॉइंटर्स बना लो कि छोटा सा पॉइंटर्स बना लो साइड में कि हाँ भाई ऐसी सारी चीजें लिखनी है मुझे, फिर आप जब आंसर लिखोगे तो फिर कोई भी पॉइंट आउट मिस आउट नहीं होगा। अब व्हाट आई डू पर्सनली, आई डू दिस फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आल्सो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी मैं एक पॉइंटर्स बना लेती हूँ दिमाग में, एक सिनॉप्सिस बना लेती हूँ कि भाई इन सिनॉप्सिस को फॉलो करना है ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो, जो क्वेश्चन में पूछा है वो सारा आप कुछ डिलीवर कर सको अपने आंसर में। तो सिनॉप्सिस गोना हेल्प यू अ लॉट। कभी भी कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाए, द मोमेंट इट शुड स्ट्राइक हियर कि क्या बेसिक बैकड्रॉप आप इसमें लिखोगे, अपने दिमाग में सोच लो, अपने दिमाग में सिनॉप्सिस बना लो। इफ यू आर नॉट राइटिंग इन द पेपर, अपने दिमाग में बना लो कि मैं पहले बैकड्रॉप ये दूंगा, स्टार्टिंग ये करूंगा, सेक्शन नंबर ये डालूंगा, सेक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखूंगा। जरूरत है अगर क्वेश्चन लेंदी है, ज्यादा मार्क्स का है, एसेंशियल्स को भी डिफाइन करूंगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी लाइंस में उसको एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन करने के बाद उसमें केस क्लॉज और इलस्ट्रेशन डाल के उसको सम अप कर दूंगा। तो इस तरीके का सिनॉप्सिस होना बहुत जरूरी है। नॉट टॉकिंग अबाउट सिनॉप्सिस स्पेशली, तो जो आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं,
प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में आपको सिनॉप्सिस बनाना ही चाहिए। इसलिए क्यों? क्योंकि आपको अपने आंसर में पहले तो इशू को आप एड्रेस करो, जो इशू रेज हुआ है। इशू के बाद आप जो सेक्शंस उसमें इन्वॉल्व है, जो प्रोविजन लॉ के प्रोविजंस उसमें इन्वॉल्व हैं, वो ध्यान में रखो। लॉ के प्रोविजंस जो आपने लिखे हैं इनको एक्सप्लेन भी करो, इनका एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर्ड है, राइट? सिर्फ ये नहीं लिख देना है कि ये वाला सेक्शन है और सेक्शन ये कहता है। सेक्शन को एक्सप्लेन भी करो कि आपको उससे क्या समझ में आता है। साथ में केस लॉस और इलस्ट्रेशन, दैट्स इट, that completes your answer। तो एक synopsis होना चाहिए माइंड में कि this is the backdrop I'm going to write, these are the law provisions, these are the reasons behind it। क्या रीजन है उस पर्टिकुलर इशू का, क्यों आपको ऐसा लग रहा है, किस केस लॉ से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने आंसर लिखो। कभी भी कोई भी आंसर लिखने बैठो, 1-2 सेकंड अपने दिमाग को दो, मतलब 2-4 सेकंड अपने दिमाग को दो ये सोचने के लिए कि भाई क्या पूछा जा रहा है। एंड ऑलवेज हिट द बुल्स आई, मतलब कि जो पूछ रहे हैं आपसे वही लिखो, उसके गोल गोल घुमा के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड नॉट योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, राइट? कॉलेज के सेमेस्टर का पेपर नहीं है कि भाई जितना मना है कॉपी भरने में नंबर मिलेंगे, यहाँ पे कॉपी भरने पे नंबर नहीं मिलेंगे। ना एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन की नेचर को समझो। जैसे आपसे किसी में आपको बता दिया जाता है कि 250 वर्ड्स का आंसर लिखना है। किसी स्टेट्स में क्वेश्चन में बताया ही नहीं जाता वर्ड लिमिट क्या है। तो जहां पे वर्ड लिमिट नहीं बता रखी है वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको देखना है कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, 8 नंबर का है। अगर 4 मार्क का है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जो पूछा गया है एग्जैक्ट बस वो लिख दो, दैट्स इट। अगर 8 मार्क का है तो पूरा आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जो आंसर राइटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर है, वो फॉलो करो। अब 4 नंबर में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्ट्रक्चर मत फॉलो करो, बट करो छोटे वर्जन में। जल्दी से एक लाइन में लिख दो क्या इंट्रोडक्शन होगा उसका, क्या बेसिक सी बैकड्रॉप है, उसके बाद नेक्स्ट में आप प्रोविजन एक्सप्लेन कर दो। तो अराउंड उसको सम अप कर दो 100 वर्ड्स में, 120 वर्ड्स में उसको सम अप कर दो उस आंसर को। क्यों? अगर आप अपने आप को कन्फाइन नहीं करोगे तो पेपर छूटना तय है, तो आपका मिस आउट होगा ही पेपर ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एग्जामिनेशन में हर अलग अलग नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के, 8 नंबर के, इस तरीके से अलग अलग 2 नंबर के, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, राइट? अब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है पहले, तो आप अपने आप को समेट ही नहीं पाओगे वहां पे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे और आता है, मैं इसमें और लिख दूं, क्योंकि आप तो जो पढ़कर गए हो आप सोचोगे मैं सब कुछ वहां पे लिख दूं, राइट? बट ये अप्रोच गलत है। आप प्रैक्टिस करके अपने आप को कन्फाइन करो कि मुझे इतने टाइम में इसको खत्म करना ही करना है, मुझे अपना एवरेज 8 नंबर का आंसर 35 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तभी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से एग्जामिनेशन में भी, राइट? तो प्रैक्टिस इज द ओनली की फॉर सक्सेस, बी इट योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और बी इट योर मेंस एग्जामिनेशन। बट माय रिक्वेस्ट इज दैट ये जो प्रैक्टिस है आपकी मेंस आंसर राइटिंग की, ये आपको फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। आए चाहे नहीं आए, मैं तो बैठ के लिखूंगा, आई राइट समथिंग। बेशक गलत लिखो बट प्रैक्टिस तो इनकलकेट करो। उसके बाद धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सही भी लिखने लगोगे। बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैम हमने पढ़ लिया बट जब हम आंसर लिख रहे हैं तो हमारे दिमाग में वो नहीं आ रहा कि हम कैसे उसको लिखें या कैसे उसको पॉइंटर्स में करें या कैसे फॉर्म करें अपने आंसर्स को। तो उसके लिए पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। टॉपिक पढ़कर सेक्शन को इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऐसा नहीं सेक्शन आपको डिट्टो उतारना होता है, इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो जो आपने पढ़ा है। फिर उसके एसेंशियल्स लिखो, फिर एसेंशियल्स को पॉइंटर्स में लिखो अपने आंसर में। एंड देन इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आएगी। सिर्फ सोचने से या ऐसे सोचने से यार हम तो लिख ही नहीं सकते, या जब हम लिखने बैठते हैं तो हमसे लिखा नहीं जाता, it is not gonna help you anyway, ठीक है? तो लिखो, गलत ही लिखो, देख कर ही लिखो 1-2 बार, फिर तीसरी चौथी बार तो कम से कम देख के नहीं लिखोगे आप। फिर अल्टीमेटली आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ऐसे लिखते हैं आंसर, ऐसे हम आंसर लिखेंगे, ऐसे हम टॉपिक को कवर करते जाएंगे और अपने आंसर्स लिखते जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट एन आंसर इन द मेंस एग्जामिनेशन। द ओनली थिंग इज practice more. The more you will practice, the more you will enhance your skills of answer writing. Generally बाकी सारी चीजें आपकी सेम ही रहती हैं, जैसे हम लिखते हैं जो स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर ही रहता है, बट अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, राइट? और वो अप्रोच कैसे अच्छी होती जाएगी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि स्टडी IQ प्रोवाइड करता है आपको कोर्स। इस कोर्स में भी हम आंसर राइटिंग आपको सिखाते हैं, साथ में जजमेंट राइटिंग भी बताते हैं, मेजर लॉज माइनर लॉज सब कुछ सिखाया जाता है आपको इस कोर्स में। तो अगर आप मल्टीपल स्टेज की टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमारा ये महापैक ले सकते हैं, जिसमें हमने 16 स्टेज के लोकल एक्ट्स को कवर अप किया गया है।
और स्टेट स्पेसिफिक कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 9,999 में ले सकते हैं। और ये दोनों ही कोर्सेज आपको इस प्राइस पे तब मिलेंगे जब आप प्रोमो कोड यूज करेंगे SHR। तो इस प्रोमो कोड से ही आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी जुडिशरी कोर्सेज में, राइट। तो एक प्रोमो कोड SHR जिससे आपको मिलेगा किसी भी जुडिशरी कोर्सेज पे स्टडी IQ में मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी तक आपने आपको एनरोल नहीं किया है तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन from now only, right? So without wasting any time, you should go ahead and start with your preparation, and you can complete your entire syllabus comprehensive तरीके से easy manner में you will able to complete the state whichever you are, the syllabus of the state whichever you are targeting, right? So this was all from my end. Thank you so much for being there and see you tomorrow in the next session. Till then, take care. Bye bye.